नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं गुजरात हिमाचल चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी आपने देखी है, हमने आपके साथ में शेयर किया है। फिलहाल हम चलते हैं। अब सरकार दोनों जगह बीजेपी बनने का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। हिमाचल 1990 से ही एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस उसको फॉलो कर रही है और एक बार फिर बड़ी मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस को शिकस्त का कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी वहां पे सरकार बना रही है। लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में बड़ी जो स्थिति है वो थोड़ी ये कह सकते हैं कि डाउन गई है बीजेपी। वहां पे जिस आधार से कहा जा रहा था कि मोदी साहब का करिश्मा होगा, मोदी साहब के करिश्मा जीत में तो कह सकते हैं कि सरकार वो छठी बार बनाने में कामयाब हुए हैं वहां पे, लेकिन जो 116 सीट थी वो घट करके 100 के आसपास सिमट गई हैं। वो एक मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। इसी तरह से पार्लियामेंट के दौरान जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें भी कमी आई है। हालांकि अमित शाह अभी ताल ठोक रहे हैं कि जो हमने जो वोटिंग परसेंटेज है वो 8% गेन किया है, यानी कि आप उस पर संतुष्ट हैं कि सीटें बेशक कम हुई हो लेकिन आप 8% गेन किए हैं और 10% की बढ़त के साथ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने गेन किया है। यानी कि सरकार दोनों जगह बना चुके हैं। एक पूरा जो एक आप जो देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे इस वक्त रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी कि 44-21 की जो पोजीशन बनी हुई है ये मैजिक नंबर से काफी आगे है। 99 सीट पर इस वक्त की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बीजेपी की गुजरात में है, यानी कि काफी बड़ा एक झटका बीजेपी के कह सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुई है। चलिए हम आपको दिखाएंगे कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके अग्रिम बधाई दी है जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनको, और प्रधानमंत्री अमित शाह को बधाई दी उन्होंने कि सरकार बनाने के लिए कि आप क्लियर मेजोरिटी के साथ और जनता के जो मैंडेट जो मिला है उसका उन्होंने वेलकम किया है ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने। और उन्होंने कहा कि मैं नतीजों से निराश नहीं हूं, यह जनता का फैसला है जो सिरोधार्य है और हम इसे स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी बेशक यहां पे सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उनकी जो इमेज बीजेपी लगातार बना रही थी कि एक पप्पू इमेज जो उनकी बनती जा रही थी, वो बिल्कुल इस इलेक्शन में खुद ही कह सकते हैं राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बिल्कुल उस तरह से किया है कि परिपक्व लीडरशिप जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्टेमिना रखता है और अपने आप को स्टेब्लिश करने की भरपूर कोशिश की है। क्योंकि देखिए गुजरात से निकले हुए नरेंद्र मोदी जिस मॉडल को लेकर के निकले थे और वो प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक बड़ा मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज उनके खाते में जाना चाहिए था, सीटें ज्यादा जानी चाहिए थी कि उसी प्रदेश का एक नेता देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है तो एक खास बात होनी चाहिए थी। लेकिन अब बीजेपी इसका काट ढूंढ लिया और साफ कह रही है कि जिस तरह से जिस वजह से जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की गई थी उससे वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर रिजल्ट नहीं हो सकता। खैर चलिए ट्विटर पे राहुल गांधी को भी हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह क्या कह रहे हैं एक बार जरा सुनिए। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अमित शाह ने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें क्या खास कहा वो जरा सुनिए। बहुत बड़े अंतर से हम जीते हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, 2012 में हमें 38.47% वोट मिले थे और इस बार 48.50% मतलब 10% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल की जनता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिश्ता है उसको फिर से एक बार पुष्ट किया है, उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा में जुड़ना चाहता है। ये परिणामों से स्पष्ट होता है। एक भ्रांति फैलाकर, मुद्दों से भटकाकर जो प्रयास हुआ था उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं, चाहे वो शक्ति सिंह जी हो, चाहे वो तुषार चौधरी हो, चाहे सिद्धार्थ पटेल हो, चाहे वो अर्जुन भाई मोडवाडिया हो। सारे प्रमुख नेता चुनाव में हारे हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व ने जो आउटसोर्सिंग से चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया था इसका नतीजा है। पूरे प्रचार के दौरान हर बार प्रचार का स्तर नीचे ले जाने का प्रयास हुआ। अलग अलग प्रकार की जो लोकभोग्य नहीं है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी हुआ। अलग अलग प्रकार से जातिवाद को भड़काने का भी प्रयास हुआ
मगर मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत की है, विकास की यात्रा की जो शुरुआत की है, गुजरात की जनता ने इसमें अपना भरोसा जताते हुए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। चलिए, आपने सुना जीत की गदगद दिखाई दे रहे अमित शाह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे पूछा गया है कि सीट कम हुई है आपकी, तो उनका साफ कहना है कि वोटिंग परसेंटेज हमने 8% कांग्रेस से ज्यादा लिया है, यानी कि इस चुनाव में जो कुछ मिला बीजेपी उससे खुश है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट का इलेक्शन की लीडरशिप कर रहे थे, चीफ कैंपेनर थे, तो उस वक्त 60% वोट मिले थे और अभी यही वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन जा रहा है। तो ये चिंता की बात बीजेपी के लिए कही जा सकती है। चलिए, हम पैनल में बढ़ते हैं और हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता और विधायक रामलाल जी हमारे साथ साथ है, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ब्रजेश जी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सुशील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इन परिणामों को किस तरह से देखा जाना चाहिए। आपके नेता ने बड़ी शालीनता के साथ में हार स्वीकार की है और बधाई भी दी है। देखिए, जो जनता का मैंडेट है, जनता ने जो वोट दिया है उसका तो सम्मान करना ही चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सीधा सीधा है कि जनता ही सर्वोपरि है और जनता ने जो निर्णय दिया है, राहुल गांधी जी ने उनका स्वागत किया है और मैं भी स्वागत करता हूं। और एक अच्छी स्वस्थ परंपरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में ये बड़प्पन तो दिखाना ही चाहिए। हार जीत चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस चुनाव में जो सामने उभर के आई है वो ये है कि राहुल गांधी जी ने जो लगातार 3 महीने तक वहां जो सभाएं की, जन समर्थन उनको मिला, आम आदमी के मुद्दों को, बेरोजगारी मामले को, किसानों की समस्याओं को, व्यापारियों की समस्याओं को और वहाँ महिलाओं आदिवासियों के साथ जो वहाँ उत्पीड़न हो रहा था, उन चीजों को जो बहुत मजबूती से उठाया और रखा जनता के सामने, देश के सामने, तो मीडिया ने भी राहुल गांधी का पूरा समर्थन और सहयोग किया और उसी का परिणाम था कि आप देखिए कि कांग्रेस की इतनी सीटें बढ़ी हैं और जिस सिस्टम से अगर प्रधानमंत्री जी डाइवर्ट नहीं करते विषय को, विकास के मुद्दे से भावनाओं और संभावनाओं और हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, राम मंदिर, इन मुद्दों की तरफ डाइवर्ट नहीं करते, तो मेरा ये मानना है कि सरकार वहां कांग्रेस की बनती। लेकिन लास्ट में आते आते मोदी जी ने हार मान ली और उन्होंने विषय को ही चेंज कर दिया। विकास के मामले पे, बेरोजगारी के मामले पे और दलितों के साथ जो अन्याय हुआ उस मामले पे एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, न कोई जवाब दिया और विषय से हटके उन्होंने और गुजरात की गरिमा और गुजरात की जो उनसे जो सवाल किए जा रहे थे उनको हमला बता रहे थे और हमले के रूप में वो जनता सहानुभूति बटे रहे थे, देखो मेरे पे हमला हो रहा है, गुजरात पे हमला हो रहा है, और उन्होंने भावनाओं पे पूरा चुनाव को डाइवर्ट किया और उसी से ये सफल होकर के इन्होंने सरकार बनाई। बाकी मुद्दों और विकास का मामला गौण कर दिया, आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अब ये वापस फिर विकास की बात करने लगे। मैं चलिए वापस आपके पास में लौटूंगा, अभी रामलाल जी से जानना चाहूंगा। रामलाल जी, चुनाव होता है, वैसे तो देखिए जीत चाहे 2 सीट के साथ में हो चाहे 25 सीट के साथ में हो, ये रहता है कि हम इतने बड़े समर्थन के साथ में जीते हैं। ये पार्लियामेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो वो काफी असरदार होता है। उस वक्त बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, हालांकि अमित शाह वोटिंग परसेंटेज पे चले गए हैं कि हम वोटिंग परसेंटेज 8% ज्यादा लेकर अमित शाह ने 150 सीटों का बात की थी, अब वो 150 में कितनी कम हो गई, वो जवाब देंगे रामलाल जी अभी। देखिए योगेंद्र जी, मुझे हंसी इस बात की आती है कि कांग्रेस कहीं पर भी स्टैंड नहीं ले रही। वो समय, परिस्थिति और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे अपने शब्दों को बदलती जा रही है। जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि विकास तो पागल हो गए, विकास की तो बात ही मत करो। और जब हम विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो इन्होंने कहा विकास पागल हो गया। अब पागल विकास ने बता दिया ना, दोनों स्टेटों के अंदर आपको पागल कर दिया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उस समय किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने हल्के शब्दों को काम में नहीं लिया। अगर शुरुआत की गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री जी की गरिमा जो एक होती है, देश के प्रथम नागरिक की जो गरिमा होती है, उसको इन हल्के शब्दों के अंदर काम में लिया गया। 2, तीसरी, 22 साल से लगातार योगेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है। दूसरी बात, कोई भी चुनाव हल्का चुनाव नहीं होता है। पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, सब उस चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और ये चुनाव भी सभी के लिए गंभीरता से लिया हुआ चुनाव था। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और इस चुनाव के अंदर 2 चीज, जिस तरीके से विकास के मुद्दे से भटकाने का प्रयास कांग्रेस ने किया, जीएसटी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस ने किया, नोटबंदी के मुद्दे के ऊपर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे,
जनता ने इन सब मुद्दों को नकारा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। नरेंद्र मोदी जी के लोक कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने स्वीकार किया है। दूसरा, योगेंद्र जी, इसमें एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा कांग्रेस ने जोड़ा जिसके अंदर ये कह रहे थे कि साहब हम पटेलों को आरक्षण देंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आप हमें तो समझा दिए कि किस प्रकार दोगे, संवैधानिक जो ढांचा है उसको तोड़ मरोड़ के कैसे आप दोगे। और एक सबसे बड़ी बात जो इन चुनाव का निकल के आई वो आई कि 39 सीटें ऐसी थी जो पटेल बहुल्य क्षेत्र था, उनमें से 21 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए। इसका मतलब इस मुद्दे को भी जो ये डाइवर्ट करना चाह रहे थे वो भी डाइवर्ट इनसे नहीं हो पाया। गुजरात की जनता ने, हिमाचल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनता से उनकी जो सामाजिक समस्याएं हुआ करती थी या उनकी क्षेत्र की जो समस्याएं हुआ करती थी, उन समस्याओं के समाधान में उस कार्यकर्ता की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया। चलिए, ब्रजेश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। ब्रजेश जी, क्या माना जाए, दो परिणाम जो सामने आए हैं, हिमाचल और गुजरात दोनों का, सबकी निगाहें टिकी हुई थी गुजरात के ऊपर। गुजरात का चुनाव इस मोड़ पे आ गया था कि क्षेत्रीय चुनाव नहीं रह करके ये कि बिल्कुल सीधी फाइट थी। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बन गया था। राज्य का चुनाव नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सेमीफाइनल इसके 2019 का इसे ही माना जा सकता है। राहुल गांधी और मोदी दोनों चेहरे रहे और वोट भी मुझे लग रहा है कि दोनों के नेतृत्व में ही कहे जा सकते हैं, जो भी गेन किया या लूज किया है। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मुद्दा था विकास का, कि विकास को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कहा था विकास को लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और यही इशू था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपने उस मुद्दे से भटक गए। भटक करके कहां आ गए, वोटों की राजनीति, जाति की राजनीति पर, धर्म की राजनीति पर आ गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा अगर हुआ है तो उसका कुछ खमियाजा बीजेपी को हुआ है और कुछ फायदा कांग्रेस को हुआ है। निश्चित रूप से बीजेपी के जो ठीक है वोट परसेंट बढ़ा है जैसा अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो सीटें कम हुई हैं वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। और मेरा मानना भी और होगा भी ऐसा कि चिंतन तो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर चिंतन करेगी कि सीटें कम क्यों हुई। कांग्रेस को ये सोचना ये होगा कि उनकी सीटें तो बढ़ी हैं, लेकिन वो जो सोच के चल रहे थे या जिस उम्मीद पर चल रहे थे उस उम्मीद पर क्यों नहीं खरे उतरे। तो दोनों पार्टियों का अपना अपना एजेंडा जो था, उस एजेंडे में मेरा मानना यह है कि उस एजेंडे में दोनों पार्टियां खरी नहीं उतरी हैं। एक बात सीधी सी एक बात आ गई कि इस चुनाव को, जो अभी आपने कहा राज्य के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का चुनाव करके देखा जा रहा था, बिल्कुल फैक्ट है और है भी सही यही बात कि इसको उस तरीके से देखा जा रहा था। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। परिणाम चाहे जो भी हुए, चाहे नतीजे सामने आ गए, जीत 1 वोट की हो चाहे 10 वोट की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी का आज मॉरल बूस्ट है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस या कांग्रेस के नेता जिस तरीके से आज अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये उनके मॉरल बूस्ट होने की बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी सीटों से अगर आप सीटें बढ़ाते हैं और आगे आते हैं तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा लगता है ये ठीक बात। लेकिन हिमाचल का जो एक ट्रैक बन गया है, मैं वो हिमाचल 90 से स्थितियां कुछ अलग ही चल रही है, एक बार बीजेपी एक बार मैं हिमाचल की ही बात करना चाहूंगा। हिमाचल में ये बात सही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम किया है, वहां विकास का मुद्दा, वहां आपने देखा होगा राजनीति में जब वोट मांगने गए कोई भी, तो न धर्म की राजनीति आई आड़े, न जाति की राजनीति आड़ी आई, वहां विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। जब विकास के नाम पर वोट मांगेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है निश्चित रूप से, जो कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने काम नहीं किया। पिछले 22 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम निश्चित रूप से अच्छा कर रही है, अच्छा काम किया है। तो विकास कितना हो, कैसे हो, ये जहां विकास नहीं होता वहां के लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, इसी को लेकर जी। लेकिन पूरे चुनाव में हम कहें कि जैसे वहां के गुजराती किसी एक ने लोकल ट्वीट किया था कि विकास पागल हो गया, जिसे कांग्रेस ने कैच किया। पूरे चुनाव के कैंपेन में जिस दिन तक सी प्लेन लेकर के आए थे, हालांकि नरेंद्र मोदी शो करना चाह रहे थे कि देखिए ये मेरा विकास का मॉडल है, जिसे बाहर से मंगाया गया था। मुद्दे ऐसे ऐसे सामने निकल करके आए हैं कि जिनकी उम्मीद मुझे लगता है कि एक आम जनता कर नहीं सकती है और बड़े ही रोचक अंदाज में राजनीतिक दलों ने उसे लुभाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से सपने तो दिखाए जाते हैं और चुनावों के अंदर सपने दिखाए जाते हैं। उन सपनों का को आगे वो सपने कितने हकीकत में बदलते हैं ये आने वाला समय बताता है। लेकिन ये बात तय है कि चुनाव के अंदर मुद्दे दिए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलने का
इस तरीके का रास्ता दिखाया जाता है कि हम ऐसा नहीं ये करेंगे। अब अगर वो हकीकत में बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन चलिए वो तो एक लास्ट की बात हुई है कि वो अपना एक अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें रोड शो के लिए मना कर दिया गया था कि सिक्योरिटी के पर्पज से समझिए, या फिर अहमदाबाद की अव्यवस्था होगी ट्रैफिक। मैं इसी बीच में राहुल गांधी का भी रोड शो। जी, मैं एक बात इसी बीच में आपको टूटती एक बात कहूं, कांग्रेस ने एक बात पर ऐतराज किया था, जब वोट डाल करके प्राइम मिनिस्टर निकले थे तो उन्होंने अपनी उंगली दिखाते हुए निकला था, उसको उन्होंने रोड शो कहा कि ये रोड शो हुआ। निश्चित रूप से ये बात सही है कि प्रधानमंत्री इस तरीके से निकले। कई सारी चीजें ये ठीक है कि हम उसको रोड शो नहीं मानते, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये होता है कि ठीक है ये वो रोड शो नहीं था, लेकिन दूसरा पहलू ये मानता है कि रोड शो था। तो थोड़ा सा गरिमा हमें रखनी चाहिए, वो सभी दलों को रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को भी रखनी चाहिए, कांग्रेस को भी रखनी चाहिए थी। चल, एक दूसरा मेरा एक सवाल सुशील जी आपके पास में है कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान राहुल गांधी वहां पे रहे, मंदिर भी रहे, बीजेपी के सवाल पर्टिकुलर राहुल गांधी पे रहे कि अब की बात टोपी कहां पे गायब है, विकास के मुद्दे को लेकर के भी कहा, आपने पाटीदारों को आरक्षण की बात कही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे खारिज किया कि संभव नहीं है, तो ये आरक्षण कहां से देंगे। देखिए, पहला सवाल तो आपने किया कि मंदिरों में जहां तक है, तो दिल्ली के अंदर भी राहुल जी मंदिरों में जाते रहे, उसमें भी आप बीजेपी के लोगों ने उठाया सवाल। केदारनाथ बद्रीनाथ भी गए, और एक परंपरागत है, इंदिरा गांधी जी भी आप जानते हो शिव भगत थी, और गांधी परिवार ब्राह्मण परिवार है, तो वो पूजा पाठ ये सारा सब सिस्टम में अपना अपना तरीका है, लेकिन गांधी परिवार ने कभी भी जाति को इन चीजों को कभी आगे लेके नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने खामखा जो है वहां एक एंट्री गलत तरीके से दिखा करके इस तरह का एक इशू बनाया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि ओछी राजनीति करना भी, मैं जो इनका जो विचार है। नहीं, मैं सुशील जी इसमें बीच में एक बात कहूं, राजनीति में तो दोनों ही पक्षों ने, कांग्रेस ने भी शब्दों का वैसा ही प्रयोग किया, तो भारतीय जनता ने भी। आ रहा हूं अपनी बात पे, मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। जो शुरुआत की उन्होंने, सब्जेक्ट जो विकास का जो ज्वलंत मुद्दा था, जो राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से उठाया, जो आग वहां लगी थी दलितों के साथ, जो जिस तरह से मारा पीटी हुई, जिस तरह अनामत आंदोलन वहां चल रहा था, जिस तरह ओबीसी का आंदोलन वहां चल रहा था, उसको दबाने के लिए इन्होंने इस तरह की क्रियाएं शुरू की जिससे विकास के मामले से ध्यान हट सके। और उसके बाद में ये आप देख ही रहे होंगे कि जो स्थितियां खड़ी हुई, लोगों ने सवाल खड़े किए, जन जन में जो समर्थन राहुल गांधी को मिला और जो सहयोग लोगों का जनता सड़कों पर उमड़ आई, उससे घबरा करके मोदी जी ने हार मानते हुए एक विषय को डाइवर्ट कर दिया, और मंदिर, मस्जिद, राम मंदिर, मतलब क्या पता क्या क्या चीजें, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसा माहौल कर दिया कि विषय विकास का गौण हो गया और मामला ही दूसरी तरफ ले गए, और उसको डाइवर्ट सब नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने ऐसा ही किया। और सोनिया गांधी के लिए क्या नहीं कहा, ये गरिमा में प्रधानमंत्री पद ठुकराने वाली महिला जिसने देश को सर्वस्व दिया, उसके लिए आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी का हमारा सीनियर लीडर है, हमारे नेता है, अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कैसे कैसे बीजेपी के नेता शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, क्या ये गरिमापूर्ण है। एक प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, बीजेपी के अध्यक्ष को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, मंत्रियों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रवक्ता तो वो औरंगजेब की फोटो ही उन्होंने फोटो शेप से लगा करके ट्वीट कर दिया, प्रसारित कर दी। तो इतना स्तर पे गिर गई बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान, जो भारतीय जनता पार्टी मणिशंकर अय्यर ने, मुझे लगता है कि चलते चुनाव में आप लोगों ने थोड़ा सरदर्द। योगेंद्र जी, मैं एक बात कहूंगा, रणनीति के तहत कांग्रेस का ये कल्चर है, योगेंद्र जी, कांग्रेस का कल्चर रहा है कि हर समय अपनी परिस्थितियां चेंज करे, लेकर के चलती है। जब चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं कि हम जीतेंगे, और चुनाव के मतदान होने के बाद में कहते हैं कि अगर नहीं जीते तो ईवीएम की वजह से नहीं जीतेंगे। विकास का जो मुद्दा था उसको डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने, विकास का मुद्दा आपने डाइवर्ट किया, आपकी पार्टी ने डाइवर्ट किया, आपने विकास को पागल करार दिया। तो आपने देख लिया ना पागल करार कैसा होता है। बाकी जो लोग आपने विकास को पागल, तो वही नहीं, विकास में तो आपने जवाब ही नहीं दिया। अगर मेरी बात सुनो, तो प्रधानमंत्री जी ने एक जवाब नहीं दिया। जी, अभी भी आत्ममंथन करके सुधार की ओर बढ़ो। अगर विकास ही क्या होता तो आपको निकालते नहीं। 4 स्टेटों में सरकार रही है आपकी, सिर्फ 4 स्टेटों में बचे हो आप। सड़कों पे क्यों? आने वाले समय में 4 स्टेटों के अंदर ही साफ हो जाओगे। तो ये 20 सीटें कम कैसे होगी? अभी भी आत्ममंथन करो, 20 सीटें कम कैसे होगी? आत्ममंथन करो कि क्या कैसे बढ़ी है, कहां सुधार करें। का वोट कैसे बढ़ गया? कांग्रेस की सरकार की हिमाचल में कैसे चलेगी? कांग्रेस 2/3 बहुमत से बीजेपी कैसे आ गई? सरकार बदलती है। आप तो ये बताओ ना, यहाँ लगातार 22 साल से सरकार है, यहाँ लगातार 22 साल से सरकार है। अगर मोदी जी, सुशील जी, लगातार 22 साल से सरकार है, विकास का मुद्दा डाइवर्ट आपने किया, आरक्षण की आग लगा एक बात रामलाल जी, मोदी जी ने खुद लगा रखी है। सुशील जी, मत चलो, सुशील
पहले से लगी हुई थी। साखियों पे मत चलो, हमने तो उनको उधार साथ का दिया है कैंडिडेट लाके कि हम और तुम्हारी चुनाव मदद लड़ने की करेंगे, कोशिश मत करो, तुम्हारी मांगों खुद को का पूरा कैडर करने खड़ा का करने की प्रयास कोशिश करेंगे। करो और खुद की हमने गलतियां दलित उनको को साथ स्वीकार दिया, करो। पिछड़े को सुशील साथ जी, दिया, मेरा एक सवाल है पटेल को साथ दिया। सुशील जी, ब्रजेश जी से एक मेरा सवाल होगा। ब्रजेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि यहाँ पे विकास के एजेंडे पे क्या लगता है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को लगने लगा है कि पब्लिक भी विकास के एजेंडे पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है, हमें हमारा अंदाज ही चलाना होगा। पहले हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते थे, मैनिफेस्टो पे गौर करते थे। मुझे लगता है मैनिफेस्टो भी एक मैनिफेस्टो लाइन नहीं पाई है, मैनिफेस्टो तो आचार संहिता का उल्लंघन करके 2 दिन में बिल्कुल वो बीजेपी पहले दौर का जब मतदान होने वाला था, यानी कि 9 तारीख को जब मतदान होने वाला था, तो 8 दिसंबर को मैनिफेस्टो जारी किया गया। खैर वो एक इश्यू है, लेकिन लगता है आपको कि राजनीतिक दल जिस दिशा में जा रहे हैं, पब्लिक भी उसी दिशा में बढ़ रही है? बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल विकास के मुद्दे को चुनाव के अंदर अनदेखा करते हैं। बिल्कुल चुनावी घोषणा पत्र वादे रह गए। पहले चुनावी घोषणा पत्र ढंग से निकाला करते थे, उन पर बाकायदा अमल हुआ करता था। ये निकलता था कि इतने चुनावी ये हमारे वायदे हैं, इनमें से हमने इतने वायदे पूरे कर लिए, इतने वायदे पूरे नहीं हुए। अब चुनावी घोषणा पत्रों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब विकास के मुद्दे पर जब चुनाव लड़ने वाली बात आती है, तो वो ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों ही पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आपके पास घोषणा पत्र वाली बात कर रहा हूं, मैं विकास की बात कर रहा हूं। विकास के ऊपर कारण है उसका, क्योंकि विकास के ऊपर आम आदमी जानता है कि हमें जो विकास चाहिए। आपको ये जिस भी सरकार की, जो भी पार्टी की सरकार है, उसको उसका ये धर्म बनता है, उसका ये कार्य है कि वो विकास करे। अगर वो विकास नहीं करते तो लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। और इसीलिए लोग क्या करते, चुनाव में नेता या पार्टियां क्या करती हैं कि विकास के मुद्दे को अनदेखा करके और दूसरे मुद्दे पर को बाहर लेके आती हैं। जाति के मुद्दों को बाहर लेके आती है, धर्म के मुद्दे को बाहर लेके आती है, दूसरे मुद्दों को बाहर लेके आती है कि विकास के ऊपर ध्यान नहीं जाए। अगर विकास पे मान लीजिए मैं ही मेरे क्षेत्र में विकास कराना चाहता हूं, नाली है, सड़क है या और भी कोई चीज है, और अगर उसमें नहीं बन रहा है, तो निश्चित रूप से मेरा गुस्सा निकलेगा, ये सरकार क्या कर रही है। इसलिए सरकारें, पार्टियां विकास के मुद्दे को गौण कर देती है और दूसरे मुद्दों को बाहर ले आती है। जी चलो, फिलहाल तो कह सकते हैं कि बीजेपी 14 राज्यों में अपने खुद के मुख्यमंत्री बनाई है और 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार 5 राज्यों में और 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी घटना यह भी हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश भी जो इनके पास में था वो भी अब निकल गया हाथ से। लेकिन एक पूरे चुनाव कैंपेन में हम देखें तो राहुल गांधी के लिए एक मजबूत बात यह कह सकते हैं कि जो उनकी इमेज बनाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही थी, वो इमेज वो नहीं बनने दी उन्होंने अपनी, चाहे आरोप कितने भी लगते रहे। और फिर भी अगर कहें तो राहुल गांधी गुजरात में, जिनके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वो गेन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ साफ साफ अगर 80 सीट के आसपास अगर उनकी सीटें रहती हैं, जो सीटें अभी दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, तो उस लिहाज से राहुल गांधी 61 से एक बड़े अंतर की ओर अपनी छलांग लगाई है। तो ये एक कांग्रेस के लिए राहत की बात हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश, गुजरात हिमाचल चुनाव से जुड़े तमाम परिणाम आपके सामने हैं। और इस वक्त हम जो चर्चा कर रहे हैं उससे ठीक पहले, लेकिन एक बार मैं लेके जाऊंगा वापस आपको बीजेपी के 3 दिग्गज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मैंने सक्सेस है और हमारे पूरे कार्यकर्ता जो इसके अंदर जुटे थे, इसमें बहुत सारे लोग राजस्थान के भी गए हुए थे। उन लोगों को भी सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। ये हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है। कई लोग मेरे से ये प्रश्न पूछते आ रहे हैं इस पूरे दौरे में कि विकास कितना महत्व रखता है। उसका जवाब शायद इन दोनों इलेक्शंस ने अपने को दे दिया है। जनता चाहती है कि विकास हो और इसके ऊपर पूरी तरह से मुहर लगाने का काम कर दिया है। छठी बार आपको गुजरात के अंदर बड़ी पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट दे रही है जनता और मैं तो सब लोगों को यही कहती हूँ कि उस 5 टर्म गुजरात का कितना कायापलट हुआ है सबको देखने को है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार होगा, तेजी से साकार हो रहा है। वो वैश्विक नेता है, वो भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, दिलों पर राज करते हैं, भारत के मुकुटमणि हैं। गुजरात की शानदार विजय और हिमाचल को कांग्रेस से छीनना, ये उनके चमत्कारी नेतृत्व में जनता के विश्वास का परिणाम है। नरेंद्र भाई का हम सब अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं, कुशल रणनीतिकार हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज हम अमित भाई का भी इस शानदार विजय के लिए हृदय से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जीत ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि मोदी जी का नेतृत्व यशस्वी है। देश को आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कदम रहे हैं, उन्हें देश ने स्वीकार किया है। उनका नेतृत्व पूरे देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। चलिए, बधाई दे रहे हैं तीनों मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। बनती भी है बधाई। निश्चित रूप से हर जगह धूम धड़ाका हो रहा है और अब ये पहले से ज्यादा प्रचलन चल पड़ा है। पहले यही माना जाता था कि जिस राज्य में जिस पार्टी की जीत होती थी, कार्यकर्ता वहीं लड्डू बांटते थे, लेकिन अब तो निकाय चुनाव में भी लड्डू सब जगह बंटने लगे हैं। और चलिए, खैर अच्छी बात है यहां, लेकिन अभी बड़े रोचक बातें ट्विटर और सोशल मीडिया है वो भी चूकते नहीं है। दिमाग का खेल है कि ये देखिए 116 सीट पे बीजेपी थी, जीएसटी काट करके और बहुमत दिया है। बड़ी रोचक बात है कि जो लोग मजे ले रहे हैं कि, लेकिन एक सबसे बड़ी बात स्वाभाविक है, सोशल मीडिया तो इस वक्त मजे लेगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया काफी हावी है और कि जीएसटी लगा करके और फिर बहुमत दिया गया है, वो काट लिया गया है जीएसटी और बीजेपी के खाते से। या ब्रजेश जी, एक बात मुझे देखने को मिल रही है कि जीएसटी को लेकर के देश का सबसे बड़ा आंदोलन सूरत में हुआ था। 16 सीट सूरत में है, लेकिन 15 सीट पे बीजेपी ने कब्जा किया है। तो ये क्या माना जाए इसे, क्योंकि व्यापारी वर्ग काफी नाराज बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सोसाइटियों में घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन बीजेपी के खाते में अगर 15 सीट 16 में से आती हैं तो मुझे लगता है कि चौंकाने वाली बात है। नरेंद्र मोदी ने एक विश्वास वापस पैदा किया व्यापारी में। ये बात तय है कि नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी ने
व्यापारियों में जो आक्रोश था उस आक्रोश को कम करने का काम किया, और उसका असर ये रहा। ये जो सूरत में जो आपके ध्यान भी होगा, ये जो जबरदस्त रैली हुई थी जीएसटी को लेकर के, उसके बाद बड़ी नाराजगी थी, बहुत जबरदस्त नाराजगी थी, और ये माना जा रहा था कि इन जो 15-16 सीटें हैं इन पर बीजेपी का अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी। लेकिन धीरे धीरे बदलाव कैसे आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने जितनी मीटिंग हुई उन सारी मीटिंग्स में जीएसटी को लेकर के अपनी बात कही। उन्होंने ये कहा था कि हम जीएसटी के जो अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बीच के अंदर जीएसटी में जो कुछ स्लैब्स थे कुछ कम किए गए, कुछ का सरलीकरण किया गया, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है। फिर बात आई, एक बात उन्होंने कही कि मैं आपका गुजराती भाई हूं। जब बात यहां आ जाती है तो सारी बातें गौण हो जाती हैं और एक चीज आ जाती है, वो बात वहां भी आई और उसका नतीजा सामने आया। ये सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। और कच्छ सौराष्ट्र जहां पे माना जा रहा था कि कच्छ और सौराष्ट्र हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन वहां पाटीदार आंदोलन की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है बीजेपी को। वहां 30 सीट कांग्रेस, सबसे ज्यादा जो सीट मिली है कांग्रेस को वहीं से मिली है, 30 सीट वहां से मिली है। और अगर बात करें उत्तर गुजरात की तो वहां भी कांग्रेस बीजेपी के बीच महज 7 सीट का अंतर है, क्योंकि 53 सीट में से कांग्रेस के खाते में 23 सीट गई है। ये 2 पार्ट जो रहे ये काफी ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि पाटीदार जो ज्यादा है वो कच्छ सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में है। यो तो देखिए, मैं आपको बीच में टोकते हुए एक बात कहूं योगेंद्र जी, पाटीदारों में भी आप एक चीज देखिए, यूथ वर्सेस एज, मतलब युवा और प्रौढ़ कह दीजिए, एजेड कह दीजिए, उनको जो पुराने पाटीदार हैं वो वोट बैंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ रहे। बिल्कुल, सूरत में भी एक पाटीदार काफी संख्या में है और वो वोट जो गया है वो बीजेपी के खाते में गया। यही बड़ी वजह है कि 16 सीट जो सूरत की है उसमें से 15 सीट गेन की है बीजेपी ने। समीकरण जैसे जैसे होंगे, एक यहाँ पे एक बात कहनी पड़ेगी, 2014 में 60% वोट मिला था बीजेपी को जब पार्लियामेंट इलेक्शन था, लेकिन ये वोटिंग परसेंट काफी घट गया है और काफी बड़ा एक अंतर देखा जा रहा है। बेशक ये कह रहे हो अभी अमित शाह साहब कि हमने कांग्रेस से 8% ज्यादा मत नहीं, लेकिन वो इस पिछले चुनाव से नहीं काउंट कर रहे, वो उससे पिछले चुनाव से काउंट कर रहे हैं उसको। जी, तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि आपको पिछले चुनाव में कितना परसेंट वोटिंग मिला और इस चुनाव में कितना वोटिंग परसेंट मिला। ये सही है कि उससे पिछले चुनाव में जितना आपको वोटिंग परसेंट मिला उसमें अगर आप इतना फर्क पड़ रहा है तो वो देखने वाली बात अलग होती है। तो ये तो कहा जा सकता है कि सरकार बनाने में अपना करिश्मा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने दिखाया और बीजेपी बचाव में साफ कह रहे हैं कि जातिवाद का जो जहर घोलने की कोशिश की जा रही थी उसमें इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ पे क्या ये मान सकते हैं कि मोदी का थोड़ा करिश्मा है वो कम हो रहा है? नहीं, ये बात तो सही है कि मोदी का करिश्मा कम हो रहा है, ये मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि ये गुजरात का चुनाव वन मैन शो है। जी, गुजरात में न तो चीफ मिनिस्टर का चुनाव रहा न किसी और का चुनाव रहा, वन मैन शो रहा सिर्फ नरेंद्र मोदी का वर्सेस राहुल गांधी। यहाँ उत्तर प्रदेश भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी बनाम सारे दल रहे। ये ठीक वही स्थिति, मैं वही आ रहा हूं कि जो स्थिति यूपी में रही थी, उत्तर प्रदेश में रही थी, वही स्थिति यहां रही। आप देखिए हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में नरेंद्र मोदी वो चेहरा नहीं थे जो गुजरात में प्रेम कुमार धूमल थे, लेकिन प्रेम कुमार धूमल अपनी सीट खुद ही नहीं बचा पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो वो परिस्थितियां बदलती देर नहीं लगती, तो वहां वन मैन शो, इसलिए वन मैन शो कहा जा सकता है। वन मैन शो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाह रहे, जो चुनाव लड़ रहे थे और या जिन्होंने पार्टी को चुनाव लड़ाया, दूसरी ओर से राहुल गांधी। तो इस 1 by 1 दोनों की तरफ से एक था। तो अब दोनों की छवि कैसी थी ये सबके सामने। और गुजरात के चुनाव में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में देखिए बड़ी टीम लगाई हुई थी उन्होंने और पूरी चीजें एक एक नजर तो डाल रहे थे, लेकिन गुजरात चुनाव में रिस्क नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने, एक एक चीज खुद के हाथ में रख करके किया। अमित शाह के भरोसे भी बहुत ज्यादा नहीं दिखे। मुझे लगता है कि यह हो सकता है उनके बेटे पे जिस तरह से आरोप लगे हुए थे कि कहीं पे कोई किसी तरह की चीज नहीं उठे, तो ये मान सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि अमित शाह को की जितनी रैलियां हुई, जितने भाषण हुए, उतने कम, इसको मैं कम ही कह सकता हूं, दूसरे राज्यों में बनिस्बत ज्यादा हुए थे, गुजरात में कम हुए। उसका एक ही कारण था कि अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी सामने नहीं आते और अमित शाह सामने रहते फ्रंट पर, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के हमले ज्यादा तेज होते। कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री के लिए कहने के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि जो भी काम उन्होंने किए सामने है। अब उसके अच्छे बुरे परिणाम से काम तो किए ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चले, गुजरात चुनाव में 3 युवा तुर्क सामने आए थे
और ये कहूंगा कि वो बीजेपी के लिए बड़े सरदर्द बने हुए थे। जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर दोनों चुनाव जीत गए हैं। ये दोनों के लिए एक राजनीतिक शुरुआत के लिए एक बड़ा कदम कहा जा सकता है उनके खाते में जाते हुए। हार्दिक पटेल ने अपनी उपस्थिति सशक्त तरीके से दर्ज कराई है। ये हम कह सकते हैं सौराष्ट्र में जो उनका अपना बेल्ट है वहां कांग्रेस को बढ़त दिला करके जो बीजेपी का एक गढ़ माना जा रहा था। उत्तर गुजरात जहां पे पाटीदार काफी संख्या में है वहां पे भी 7 सीट का अंतर है 23 और 30 का, वहां पे भी काफी प्रभाव रहा है। लेकिन अभी भी जो उन्होंने अपना बयान जारी किया उसमें कहा है कि ईवीएम के कारण कांग्रेस पिछड़ी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफी मजबूती के साथ में काम किया है और पास का यानी कि पाटीदार अमानत आंदोलन समिति है उसका आरक्षण के लिए आंदोलन जारी रहेगा। हार्दिक पटेल ने बयान जारी किया है। यह एक बड़ी रोचक बात है सुशील जी, जिन लोगों को जिग्नेश मेवानी को आप लोगों ने अपनी सीट छोड़ करके उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया, अल्पेश ठाकुर को आप लोगों ने टिकट दिया, जैसे रामलाल जी कह रहे थे कि उधार के कैंडिडेट लेकर के आप लोगों ने चुनाव लड़ाए थे, और साथ ही आपके जो बड़े दिग्गज जो चेहरे शक्ति सिंह गोहिल और चुनाव आ रहे हैं, मोडवाडिया दोनों चुनाव हार गए। ये बड़ी बात है, जबकि जिग्नेश और अल्पेश दोनों चुनाव जीत गए। देखिए, जो लोग चुनाव जीते हैं, याग्निक ने एक दलित वर्ग का जो है मुद्दे को उठाया, जो अन्याय पीड़ा वहाँ थी, और अल्पेश ठाकुर भी अपना एक मूवमेंट वहाँ चला रहे थे शराब के खिलाफ, जो तस्कर हैं इनके खिलाफ, वहाँ की कमियों के खिलाफ, और साथ में हार्दिक पटेल ने अपना अनामत आंदोलन चालू कर रखा था। तीनों अपने आंदोलन बीजेपी के सरकार के फेल्योरशिप के बदौर वो तीनों आंदोलन चल रहे थे, और उसी के चलते ये लोग कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा। दोनों जीत गए। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव हार गए, बीजेपी के भी बड़े नेता चुनाव हार गए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, जिसको टारगेट करके जो इन्होंने धनबल का जो प्रयोग किया, कुछ जानकारी हमारी 1500 रुपए पर वोट इन्होंने जो है वहां बांटे हैं पर्चियों के साथ में। रामलाल जी मुस्कुरा रहे हैं इसमें। सुशील जी, मुझे तो कैसे आप आरोप लगा रहे हो। जो जानकारी हमारे पास आई है, देखिए आप, मैं सुशील जी खुद पीछे हो गए थे। सुशील जी, मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। आप उन कमियों को ढूंढो जिन कमियों की वजह से जनता ने आपको नकारा है। आप उन कमियों, आप ऐसे आरोप लगा के आप अपनी छवि नहीं बना सकते। नहीं, ये बात तो रामलाल जी की सही है कि आप कमियों को तलाश करो। आप इस तरीके से, जनता ने आपको नकारा क्यों है? हमें जनता ने नकारा नहीं है, जनता ने हमें स्वीकार किया और जनता ने हमारी 20 सीटें बढ़ाई हैं। जनता ने नकारा मोदी जी को है, 20 सीटें उनकी कम की हैं। अब चाहे आप संख्या परसेंटेज के हिसाब से अपना, और हिमाचल में कितनी सीटें कम हुई आपकी? हिमाचल में कितनी सीटें कम हुई आपकी? वहाँ तो देखिए, नीति एक रखो आप, हर स्टेट में अलग नीति काम है मत लो। गुजरात में 22 साल से आपकी सरकार नहीं 22 साल से हमारी सरकार है, फिर सरकार हर 5 साल वहाँ की प्रदेश की आवाम ने हमारी सरकार को चुना है। गुजरात में पहले लगातार कांग्रेस सरकारें रही। देखिए योगेंद्र जी, मैं एक चीज कहूंगा, मतलब इनकी हार का ठीक रहा, आप ईवीएम पे फोड़ रहे हो, हार का ठाक रहा, आप धनबल के ऊपर फोड़ रहे हो, हार का ठाक रहा, गलत तरीके से बयानबाजी के ऊपर ठोक रहे हो। आप अपनी कमियां ढूंढने का काम करो, आप अपनी कमियां ढूंढने की आवश्यकता है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष 150 सीट की बात कर रहा था, सुशील जी, उससे कम और सुशील जी मेरी बात सुनिए। दोनों दल एक जगह राहत तो महसूस कर रहे हैं कि इनका ये राहत है, सुशील जी के लिए राहत, कांग्रेस के लिए राहत ये है कि जो दावा अमित शाह 140 प्लस कर रहे थे उससे सिमट करके 100 के पास में आकर के रुक गए। तो कांग्रेस इसमें राहत की बात कर रहे हैं कि देखिए हमने आपके जो कहा उसको छूने नहीं दिया। और बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि कैसे भी वो लंबी सांस लेकर के कह रहे हैं कि चलिए हमने सरकार तो बना ली है। चलिए, इस दौरान में स्मृति ईरानी काफी इस वक्त बड़ा एक लीडरशिप में उभर के वो आई है, केंद्रीय मंत्री। उनका मैं एक बयान आपको सुनवाना चाहूंगा वो जीत के बाद, क्योंकि गुजरात से ही वो ताल्लुक रखती है। एक बार जरा सुनिए। जीत है आज, और इस बात की भी जीत है कि संगठन की शक्ति जैसे सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, उसकी भी जीत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो आज उन लोगों को विशेष रूप से जीत समर्पित है जो बूथ पर हमारा कार्यकर्ता डटकर लड़ा है। आज उन लोगों की विजय है जिन्होंने वर्षों अपने आप को संगठन को समर्पित किया है। आज उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने गुड गवर्नेंस को, विकास को एक मुद्दा मानकर अपना वोट दिया है। तो ये मात्र मेरे संगठन की नहीं, उस नागरिक की भी जीत है जिसने विकास में अपना। तो चलिए, हम आपसे कह रहे थे कि दोनों ही दल अपनी अपनी राहत की बात कर रहे हैं कि ये इतने का दावा कर रहे थे लेकिन इतना नहीं ले पाए। बीजेपी इस बात के लिए राहत महसूस कर रही है कि हमारी सरकार तो बन गई, ज्यादा सीट नहीं ले, कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस से हमने 8% ज्यादा मत भी तो लिया है।
ये एक राहत की बात कही जा सकती है दोनों ही दलों के लिए। लेकिन ब्रजेश जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगा कि राहुल गांधी को लेकर के एक बड़ी बात कह सकते हैं कि राहुल की इमेज जिस तरह से बनाई जा रही थी वो राहुल की इमेज नहीं रही। बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाई कि उनकी 2014 के दौरान उन पे व्यंग कसे जाते थे, उन्हें हंसी मजाक में लिया जाता था। मुझे लगता है कि एक गंभीर और एक मैच्योर लीडरशिप की तरफ कदम बढ़ा है राहुल गांधी ने और अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। अब राहुल गांधी एक वो नेता नहीं रहे हैं कि जो पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते अमेठी से चुनाव लड़े और एक सांसद बन गए। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को थोड़ा सा उनकी बातों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया है राहुल गांधी को। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी की इमेज में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। आपको ध्यान होगा 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी की इमेज वो नहीं थी, और उसका कारण था कि उनकी स्पीच या उनके भाषण या उनके बोलने का अंदाज या उनके चलने का अंदाज या उनकी एक्टिविटी इस तरह की नहीं होती थी कि जिसको ये कहा जा सके एक राष्ट्रीय स्तर का नेता या एक राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति उस कोई बात कह रहा है। तो जब कोई ऐसी स्थिति नहीं थी तो होता क्या था कि सामान्य तौर पर आम आदमी अपने नेता को एक खास अंदाज में देखना चाहता है, एक खास अंदाज में देखना चाहता है, एक खास नजरिए से देखना चाहता है। तो जब उस धीरे धीरे राहुल गांधी ने अपने आप को सुधारने की कोशिश की और वो इस स्तर तक आ गए कि इस चुनाव में जो उनके बारे में सोच लोगों की बनी हुई थी वो सोच धीरे धीरे बदली, और अब ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी अब परिपक्व हो गए हैं। और आपने देखा कि जब ये बात मैसेज पहुंच गया कि परफेक्ट हो गए, उसी के बाद में राहुल गांधी को राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का पद भी दिया। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की स्थिति आज के समय में और आज के 5 साल के समय में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं समझता हूं कि ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है वो आने वाले समय में, अब चूंकि राष्ट्रीय पार्टी के वो अध्यक्ष बने हैं तो निश्चित रूप से इसमें और सुधार होगा, और थोड़े समय में आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि वो अपने आप में और बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आएंगे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, एक बड़ी वजह क्या रही कि लगातार बीजेपी ये कहती रही कि टोपी गायब है, लेकिन राहुल गांधी ने उसे ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से मंदिरों में जाना या फिर कहें कि किसी भी तरह की माइनॉरिटीज की कोई बात नहीं करना। कांग्रेस पे पहले जैसे ये लग रहा था कि प्रो मुस्लिम कार्ड खेलती है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि जब अहमद पटेल को भी प्रचार से पूरी तरह से दूर रखा गया है और बड़े एक स्ट्रेटेजी के तहत, तो ये मान सकते हैं कि अब कांग्रेस अपना एक जो रणनीति का एक हिस्सा है वो बदल रही है। नहीं, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस अपना रणनीति का हिस्सा बदल ले। इसका मैं आपको चुनाव का एक सीधा सा फंडा बताता हूं। इन पिछले कुछ समय में देश के अंदर देश को 2 भागों में बांटने का काम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ एक पार्टी, दूसरी तरफ पार्टी। मैं पार्टी भी नहीं कहता, एक वर्ग 2 वर्ग की बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सारे एक ही वर्ग के लोग हैं? नहीं, वो दूसरे वर्ग में भी हैं, दूसरे में। तो निश्चित रूप से अगर आप एक बात पर लगातार ध्यान देंगे तो दूसरे लोग उस पर ध्यान देंगे। राहुल गांधी ने क्या किया? टोपी नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर किया, देखा ठीक है, जा रहे मंदिरों में जा रहे, लोगों ने कहा, रिमार्क किए, लेकिन उसके बीजेपी ने मुद्दा बनाया बनाने दो, लेकिन राहुल गांधी ने उसको इग्नोर किया। अगर राहुल गांधी उस पर थोड़ा भी रिएक्शन कर देते तो बीजेपी को इश्यू मिल जाता। वो जी भारतीय जनता पार्टी को एक बात और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी एक एक करके 14 सवाल पूछे उन्होंने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। मोदी ये बात समझ गए थे कि एक भी सवाल का मैं जवाब दूंगा तो पूरी लिस्ट है और मैं उलझ जाऊंगा उसमें। तो दोनों नेता ने वो चतुराई के साथ काम लक्ष्य रखा, चतुराई के साथ काम, दोनों डाइवर्ट नहीं हुए, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, वो मोदी ने बहुत चतुराई के साथ वो सारे जो सवाल थे उनको टाल गए। और वो ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के लिए ये होना भी चाहिए था कि अगर राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब देते तो उस सवाल पर क्या होता, सोशल मीडिया उनको हाथों हाथ लपक लेता। और सोशल मीडिया का देखिए जितना बेहतरीन उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में किया, उससे ज्यादा कांग्रेस ने किया। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं कि पिछले चुनाव के अंदर जितना बेहतरीन उपयोग मोदी जी ने किया था, उससे बेहतरीन उपयोग इस बार कांग्रेस ने किया। उसका क्या नतीजा रहा कि उसकी सीटें बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी इस बार उस सोशल मीडिया को अपने हक में लेने में उतनी कामयाब नहीं हो पाई। चले सुशील जी, ये बात आप लोगों को भी काफी लग रही होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब एक तो वो पूरा ध्यान रखेगी। राहुल गांधी की मैं बड़ी परिपक्वता ये कहूंगा कि जैसे ही मणिशंकर अय्यर का बयान आता है उनके लिए, और उसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना, जो मणिशंकर अय्यर ने मुझे लगता है कभी सोचा भी नहीं होगा। और
माफी मांगने के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी इस तरह के अल्फाज प्रयोग में नहीं लेगा। तो आगे भी पार्टी, मुझे लगता है कि क्योंकि एक ओछापन जो हम राजनीति में देख रहे हैं, कोई किसी के प्रति किसी भी तरह का बयान दे रहा है, उसमें कांग्रेस खास रूप से ध्यान रखेगी। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने लगातार जो पार्टी का काम किया है, पार्टी के प्रोग्राम्स में, पार्टी के देश के अंदर जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं, पार्लियामेंट हो चाहे सड़क पे संघर्ष करने की बात हो, उससे उनका एक नेतृत्व उभर के आया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए छवि खराब करने के लिए, और जय जय शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे वो अब बाहर हो गए हैं। अब देश की जनता इस सत्य को समझ गई है कि वास्तव में राहुल गांधी एक भला और अच्छा लीडर है, जनता के बीच जाके जनता की समस्याओं को समझ के जनता के मुद्दों को उठाने वाला नेता है। और गुजरात के चुनाव में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, और गुजरात की जनता ने जो रेस्पॉन्ड किया, जो समर्थन किया, पूरे देश के मीडिया को भी जो है ये बात को लिखना पड़ा और दिखाना पड़ा, और उससे ये समय के ऊपर जो है ना ये चीज साबित हुई। और बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को उनके जो विषय उठाए गए उन पे ध्यान देना पड़ा, और प्रधानमंत्री को दिशा ही चेंज कर देनी पड़ी, और पूरा तरीके से चुनाव को उन्होंने डाइवर्ट उठाए हुए जो सवाल थे उन पे मोदी ने ध्यान नहीं दिया, जान के नहीं दिया। तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने की, आम आदमी की बात को उन्होंने उठाया, आम बेरोजगार किसान, यहाँ एक सवाल के बात को उठाया। ये सवाल एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि टाइम हो रहा है हमारा, एक छोटा सा सवाल और लूंगा आपसे मैं। अभी भी ईवीएम का दोष माना जा सकता है, या तो मानेंगे कि चलिए छोड़िए, ईवीएम का तो दोष नहीं है कम से कम? ईवीएम का तो निश्चित रूप से देखो दोष है। ईवीएम में बेईमानियां जहां जैसे होती है, करते हैं कर्मचारी, इनको चलाते हैं, जैसे होती है, हम भी चुनाव प्रक्रिया जुड़े हैं, कहाँ कैसे होती है हमें सब मालूम है। लेकिन राज जिसका चलता है उसी की तरफ से कर्मचारी उसी के लिए काम करते हैं, वो डरे बैठे हैं। अब व्यापारियों ने वोट दे दिया, बेचारे क्या करें, वो गए कोई ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, पता नहीं क्या क्या कर देगा। आपने एक बात बीच में कही है, रामलाल जी इंतजार कर रहे हैं, आपने एक बात कह दी है मुझसे कि हम भी सत्ता में रहे, हम जानते हैं कहाँ गड़बड़ी होती है, और रामलाल जी इसको पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो राजस्थान में भी योगेंद्र जी उठाया था। योगेंद्र जी मैं एक चीज कहूंगा, योगेंद्र जी मैं एक चीज कहूंगा, अगर इनकी जानकारी है तो जानकारी हमें तो भी बता देना कि इनके पास जानकारी है। रामलाल जी आपके छोटे भाई हैं, सुन लीजिए, अगर आपके पास जानकारी है कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी है तो हमें तो बता दीजिए ना कैसे गड़बड़ी होती है। आम पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर नहीं थी, और आम पार्टी की सरकार वह बनी है। ईवीएम लेके भी तो आप ही आए थे श्रीमान, ईवीएम लेके भी तो आप ही आए थे, बीजेपी थोड़ी लेके आई थी। लेकिन हाईजैक कर लिया आप लोगों ने, ये नहीं। लेकिन आपके पास अगर कुछ प्रमाण हो, कुछ तथ्य हो तो आप पेश करें, निर्वाचन आयोग के सामने पेश करें, सरकार के सामने पेश करें। साहब इस तरीके से हमारी आशंकाएं दूर करेगी सरकार आपकी। बन के बैठ गया है। हाँ, तो राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे उस समय आपके पक्ष में जब फैसला आया उस समय तो आप चुनाव आयोग को बेहतरीन बता रहे थे। इतनी शिकायतें करी, नहीं, सुशील जी अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के अंदर निर्वाचन आयोग ने आपके पक्ष में फैसले दे दिए, तब तो निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब आपके अनुकूल फैसले नहीं आए, आपके अनुकूल निर्णय नहीं आए, आपके अनुकूल कोई बात नहीं आए, तो आप कहते हो कि निर्वाचन आयोग ठीक नहीं है। कोई मंत्री संवैधानिक संस्था को नहीं मानते। अरे सुशील जी, आपके अनुकूल अगर कोई बात हो तो वो तो सही है, आपके अनुकूल कोई बात नहीं हो वो गलत है। बीजेपी का जो भी एजेंडा है, बीजेपी हमेशा देखिए बात करती है, जेब मिटाने के बजाय चलिए मैं दोनों को जेब मिटाने के बजाय दोनों कमियों को ढूंढिए। दोनों को 30 सेकंड सुशील जी मैं 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। ओवरऑल तो परिणाम सामने आ चुके हैं, इस चुनाव को लेकर के 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए आप कि क्या कहेंगे आप। एक लंबी एक राजनीतिक पारी आपने भी खेली है, देखा है आपने नजदीक से पूरे चुनाव को, हिमाचल और गुजरात दोनों को लेकर के परिणाम सामने आपके, क्या कहेंगे? 30 सेकंड में चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, गुजरात के चुनावों को लेकर के हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने वहां पाया है, और कांग्रेस ने एक मजबूती से अपनी बात जनता के बीच जाके रखी है, और उसका समर्थन भी हमें मिला और हमारी सीटें बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। जहां बीजेपी का गढ़ पूरी दुनिया मान रही थी कि मोदी का खुद का स्टेट है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उस जगह पे हमने 20 सीटें बढ़ाई हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रामलाल जी, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने अपने आप को एज ए लीडर, एज ए जन नेता इस्टेब्लिश किया है। चलिए रामलाल जी, 30 सेकंड में आपकी बात में जानना चाहूंगा मैं इतना कहूंगा, परिणाम को मैं इतना कहूंगा कि देश का मूड राष्ट्र हित के अंदर बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को जनता ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। जीएसटी के मुद्दे को और नोटबंदी को जो कांग्रेस एक मुद्दा बना रही थी, उस मुद्दे को जनता ने अस्वीकार किया है। और मैं इतना कह सकूंगा कि एक संगठन के कुशल नेतृत्व का परिचय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने दिया है, और आम कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करना चाहिए ये सीख लेके
हमारे में अगर कुछ कमियां है तो उनको आगे आने वाले समय में सुधार करके आगे बढ़ने का काम हम करेंगे। और आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो नारा दिया है, भारत कांग्रेस मुक्त होगा, उस नारे के अंदर मैं तो ये कह सकता हूं कि हिमाचल आपके ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ है। आने वाले समय के अंदर 2-4 स्टेट बचे, ये भी आप बचेंगे। अगले 2018 में 8 से 8 राज्यों में चुनाव होगा। ब्रजेश जी, मैं आपसे चाहूंगा आप इसको एक बार कंक्लूड करिए। अभी क्या कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना बीजेपी देख रही है, इन चुनाव परिणामों से झलक सकता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त भारत हो पाएगा, और किसी भी लोकतंत्र के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही राजनीतिक दल की सरकार रहे या एक ही राजनीतिक दल रहे, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि गुजरात में काफी गेन करते दिखाई दे रहे हैं। अगर गुजरात में कांग्रेस की सीटें उतनी नहीं आती जितनी आई हैं, तो हम मान सकते थे कि हाँ, कांग्रेस मुक्त होता दिख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार नहीं बनाई हो, लेकिन एक मजबूत और एक प्लस वाली पोजीशन गुजरात में कांग्रेस के लिए कही जा सकती है। बेशक सरकार बीजेपी ने बनाई है, यूं तो हम देखें तो कहा जाता है कि मैजिक नंबर को जो छूता है सरकार वही बनाता है, लेकिन जो एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी दिखाई दे रहे थे नरेंद्र मोदी 2014 तक, वो करिश्मा गुजरात में थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। चाहे अपनी ओर से बयान कुछ भी जारी करें कि जातिवाद का जहर कहा जा रहा था, कुछ भी कहें, लेकिन फिलहाल ये मैं कह सकता हूं कि मोदी, लेकिन फिर भी अगर ये सब तमाम चीजें जो उन्हें लग रही थी उसमें सरकार बनाते हैं, तो एक उनका एक मजबूती के साथ में अपनी लीडरशिप मेंटेन की है, लेकिन करिश्मा जो है वो थोड़ा सा गुजरात में कम होता जरूर दिखाई दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं।